जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, खासकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, हमें ये कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को इग्नोर करें और आप लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहें ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई म्यूचुअल फंड, कोई पार्टिकुलर फंड रिटर्न के लिए स्ट्रगल कर रहा है और उसको हम अनिश्चित काल तक के लिए होल्ड करें। दूसरी बातें हैं कि यह न तो संभव है और न ही ये अच्छा स्ट्रेटजी है कि हर साल हम बेस्ट परफॉर्मर म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें और उसमें इन्वेस्ट करें, या जो पुराना इन्वेस्टमेंट किसी और म्यूचुअल फंड में उससे उसमें स्विच करें। लेकिन यह देखने की ज़रूरत ज़रूर है कि जो एग्जिस्टिंग फंड हैं आपके, उसमें जो प्रॉमिस रिटर्न था, यानी जितने रिटर्न की अपेक्षा लेके आपने उस फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, यदि एक्चुअल रिटर्न उससे अधिक डेविएट करता है तो निश्चित रूप से आपको उस म्यूचुअल फंड को पर एक नज़दीक नज़र डालने की ज़रूरत है और उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस 5 सिग्नल्स की। इन पांचों डेंजर सिग्नल में से कोई भी सिग्नल यदि आपके पोर्टफोलियो या पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में दिखता है तो निश्चित रूप से आपको उसको नज़दीक से देखने की ज़रूरत है और उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या यह वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, इसको लाइक करें, और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई कोई चीज़ें नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैंने पहले चर्चा की थी कि आज मैं चर्चा करूंगा 5 डेंजर सिग्नल्स की, कि इन पांचों डेंजर सिग्नल में से कोई भी सिग्नल आपको किसी भी पार्टिकुलर फंड में दिखता है तो आपको उसको नज़दीक से देखने की ज़रूरत है और उस पर उचित निर्णय, परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने की आवश्यकता है। सबसे पहला, द फंड हैज कंसिस्टेंटली लैग्ड इट्स बेंचमार्क फॉर सेवरल ईयर्स। लगातार कई वर्षों तक आपका फंड जो है बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा है। फ्रेंड्स, किसी म्यूचुअल फंड का 1 साल का या इवन 2 साल का रिटर्न देख के हम उसके रिटर्न की पूरी फुल स्टोरी को नहीं जान सकते हैं। हो सकता है किसी पर्टिकुलर ईयर में वो पर्टिकुलर फंड जो है वो कंसंट्रेटेड हो टुवर्ड्स सिंगल स्टॉक या सिंगल सेक्टर। इससे होता क्या है कि हो सकता है वो सिंगल स्टॉक या सिंगल सेक्टर यदि बेहतर परफॉर्म करे तो उस साल उनका बेहतर रिटर्न होगा, और यदि अंडर परफॉर्म करता होगा तो उस साल उनका काफ़ी खराब रिटर्न होगा। सो 1 या 2 साल का रिटर्न देख हम यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि यह फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। कंसर्न तब होता है कि जब लगातार कई वर्षों तक आपका फंड उसके रेस्पेक्टिव बेंचमार्क्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो भी तब जबकि वो एक्टिव मैनेजमेंट फ़ी चार्ज कर रहा है। उदाहरण के तौर पे यदि एक लार्ज कैप का मान लीजिए बेंचमार्क है 4-5 वर्षों का, यदि सीएजीआर देखें तो मान के चलते हैं 14 से 15% के आसपास का सीएजीआर दे रहा है, और आपको पर्टिकुलर फंड उसका 5 वर्षों का सीएजीआर 11 से 12% के आसपास है, तो जनाब 14 से 15% और 11 से 12 करीब 3% का डिफरेंस है। ये है 4 से 5 वर्षों के सीएजीआर में, ये एक मीनिंगफुल गैप है। और यदि ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित रूप से आपको उसको देखने की ज़रूरत है। दूसरा रेड सिग्नल है, डेंजर सिग्नल है, अंडर परफॉर्मेंस इज विजिबल अक्रॉस डिफरेंट मार्केट साइकिल्स। डिफरेंट मार्केट साइकिल्स यानी बेयरिश फेज में और बुलिश फेज में वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब कि कोई सिंगल रिटर्न देख के हम ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि ये फंड बेहतर है या बेहतर नहीं है, यानी सिंगल रिटर्न मिसलीडिंग हो सकता है। जैसे सामान्य तौर पर मैं देखता हूँ कि कोई म्यूचुअल फंड एजेंट या एडवाइज़र जो भी हैं वो आते हैं, कहते हैं 5 साल का सीएजीआर 10% है और 10 वर्षों का इतना है, एक्सआईआर इतना है। तो हम देखते हैं कि 10 वर्षों का सीएजीआर ये 20% है, तो मुझे लगता है अरे यार कितना बेहतरीन फंड है। लेकिन जनाब हो सकता है कि किसी एक फंड का सीएजीआर 20% हो और दूसरे फंड का 15% हो, तो शायद 15% सीएजीआर जिनका 10 वर्षों का है वो बेहतर फंड हो सकते हैं यदि हम तुलना करें 20% वाले सीएजीआर से। तो इसको यदि उदाहरण के तौर पे देखें कि ए और बी 2 फंड हैं। ए फंड का 5 वर्षों का एब्सोल्यूट रिटर्न के हिसाब से सीएजीआर 20% है। सीएजीआर नहीं कह रहे हैं उसको, एब्सोल्यूट रिटर्न के हिसाब से जो एवरेज रिटर्न है वो 20% है। दूसरा फंड है बी, उनका एब्सोल्यूट रिटर्न के बेसिस पर एवरेज जो 5 वर्षों का रिटर्न है वो 18%। तो यदि किसी आपसे पूछे कि ए का 20% एवरेज रिटर्न और बी का 18% रिटर्न, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि हमें तो ए फंड को सेलेक्ट करना है। लेकिन इसको यदि थोड़ा सा मैग्नीट्यूड देखें, हम मान के चलें कि
पिछले 5 वर्षों में, जो कि 5 वर्षों का CAGR जो 20% था, एक वर्ष में तो फंड ए का पहले वर्ष में 12% था, दूसरे वर्ष में 10% था, तीसरे फंड में 60% था, चौथे में 8% था और पाँचवें में 10% था। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि एवरेज रिटर्न जो है पिछले 5 वर्षों का वो 20% होता है। और दूसरा फंड बी है, जिनका फर्स्ट ईयर में परफॉर्मेंस 15% था, सेकेंड ईयर में 13% था, थर्ड ईयर में 30% था, फोर्थ ईयर में 14% था और 5 साल में 18% था। तो इनका जो एवरेज रिटर्न होता है पिछले 5 वर्षों का वो 18% होता है। अब यदि इन दोनों को एवरेज रिटर्न को छोड़ दें और देखें कि ईयर बाय ईयर, तो आप ए फंड में देखते हैं कि जो एवरेज रिटर्न जो 20% है, क्योंकि तीसरे साल 60% का रिटर्न दिया है, जबकि बी फंड ने 30% का रिटर्न दिया है। तो इसके चलते ए फंड का एवरेज रिटर्न 20% हो गया है और बी फंड का एवरेज रिटर्न 18% हो गया। हो सकता है कि ए फंड का पोर्टफोलियो में कोई ऐसा पार्टिकुलर सेक्टर या पार्टिकुलर स्टॉक हो जो बियरिश या बुलिश फेज में बेहतर रिटर्न की हो, यदि तुलना करें हम फंड बी से। तो ध्यान रखें कि सीनियर के रिटर्न के बेसिस पे हम फंड को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसको एनालिसिस करें, देखें कि यदि 10 वर्षों का CAGR कितना है, तो हर साल के उसके एनुअल रिटर्न कितना है, और उसके हिसाब से अब निर्णय लें कि कौन सा फंड बेहतर है। यहाँ हम देखते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ए का एवरेज रिटर्न 20% है पिछले 5 वर्षों का, बी का 18% है, लेकिन यदि आप मुझे सेलेक्ट करने कहें, हम कहेंगे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है बी का ही है। सो हम तो बी फंड को, डिस्पाइट की फैक्ट उसका 18% ही एवरेज रिटर्न है, हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। तीसरा डेंजर सिग्नल है कि द पोर्टफोलियो नो लॉन्गर रिजेंबल्स द फंड यू ओरिजिनली बाउड और परचेज। इसका मतलब ओरिजिनली जब फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो कुछ पोर्टफोलियो देख के किया था, उसके हिसाब से आपको लगा था रिस्क और रिटर्न के प्रोफाइल से कि आपके लिए बेस्ट सूटेड है, और अब लग रहा है उसमें स्टाइल ड्रिफ्ट हो गया है। यानी जो ओरिजिनल पोर्टफोलियो था उसमें और आज की तुलना में काफ़ी ड्रिफ्ट हो गया है। तो उस पोजीशन में आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने जिस रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे आपने उस पर्टिकुलर फंड को शॉर्टलिस्ट किया था, अब वो रिस्क रिटर्न इसमें नहीं रहा। उदाहरण के तौर पे आपने किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें देखा था आपने कि 98% जो पोर्टफोलियो का है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में है और 2% जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में है। कई वर्षों के बाद, यानी आज यदि आप देखते हैं तो उसी म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो है उसमें ड्रिफ्ट स्टाइल हो गया है। यानी लार्ज कैप में अब 80% का एक्सपोजर है और 18% का एक्सपोजर उन्होंने मिड कैप में कर दिया है, 2% का एक्सपोजर डेट फंड में। तो जनाब ये देखें कि ऑरिजिनली आपने जो उसमें इन्वेस्टमेंट किया था या वो म्यूचुअल फंड परचेज किया था, वो ये देख के किया था कि इसका पोर्टफोलियो में 98% जो है वो लार्ज कैप में एक्सपोजर है और 2% डेट इंस्ट्रूमेंट में है, इसलिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के दिन में परिस्थिति चेंज हो गई है, स्टाइल ड्रिफ्ट हो गया है, जिसमें से लार्ज कैप का एक्सपोजर जो है वो कम हो गया है, 98 से लेके 80% हो गया है, जबकि मिड कैप का एक्सपोजर जो पहले 0% था अब उसमें 18% हो गया था। निश्चित रूप से इसमें ये लगता है कि इसमें रिस्क अधिक है, हो सकता है रिटर्न भी अधिक हो, लेकिन जो रिस्क रिटर्न स्टाइल पे बेसिस पे आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया था वो आज के दिन में नहीं है। इस पोजीशन में यदि ऐसा कुछ लगे तो आपको हर 2-3 साल में जो पोर्टफोलियो है ओरिजिनल पोर्टफोलियो से उसको कंपेयर करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें कितना ड्रिफ्ट है, और जितना ड्रिफ्ट है वो यदि एक्सेप्टेबल है तो इट्स फाइन, और यदि लगता है कि ड्रिफ्ट उससे अधिक है तो निश्चित रूप से आपको इस फंड के बारे में सोचना चाहिए। चौथा डेंजर सिग्नल है फ्रीक्वेंट मैनेजमेंट चेंजेज। हालांकि आइसोलेशन में यदि फ्रीक्वेंट मैनेजमेंट चेंजेज ही केवल हो तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब भी मैनेजमेंट चेंज होता है उसका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और इन्वेस्टमेंट अप्रोच सब मैनेजमेंट का अपना अपना होता है। उदाहरण के तौर पे जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था, जो भी फंड मैनेजर रहे हों उस टाइम क्वालिटी बेस्ड अप्रोच था, मैनेजमेंट चेंज हुआ, फिर उस मैनेजमेंट चेंज ने कंसंट्रेट किया टुवर्ड्स साइक्लिकल स्टॉक के तरफ, फिर मैनेजमेंट चेंज हुआ और वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरफ कंसंट्रेट किया। तो ये जितने स्विच ओवर होते हैं फ्रॉम क्वालिटी बेस्ड टू साइक्लिकल स्टॉक टू डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो इससे होता क्या है कि पोर्टफोलियो टर्नओवर काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि पोर्टफोलियो टर्नओवर अधिक बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से इसका इंपैक्ट उसके रिटर्न पे आएगा। और सबसे बड़ा समस्या यह होती है 2-3 वर्षों में फ्रीक्वेंट चेंज मैनेजमेंट का हो रहा है और हर मैनेजमेंट का इन्वेस्टमेंट अप्रोच और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अलग अलग है। तो यदि आप पिछले 3-4-5 वर्षों का यदि ट्रैक रिकॉर्ड से आप कुछ इवेलुएट करना चाहें तो ये इवेल्युएशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज पिछले 3-4-5 वर्षों में जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी या अप्रोच है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं पिछले वर्ष का रिटर्न इस वर्षों के रिटर्न के साथ। तो यदि ऐसा कुछ होता है
तो निश्चित रूप से आपके अपने फंड पर ध्यान देने की ज़रूरत है और परिस्थितियों के हिसाब से उचित निर्णय लेना जरूरी है। पांचवा डेंजर सिग्नल है टेकिंग मोर रिस्क बट नॉट रिवार्डेड अकॉर्डिंगली, यानी जितना रिस्क ले रहे हैं उस हिसाब से रिवार्ड यानी रिटर्न नहीं मिल रहा है। किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का केवल रिटर्न देख के कि 8 वर्षों का CAGR 15% है या 18% है और दो फंड का यदि सेम CAGR है तो ये नहीं कर सकते हैं दोनों फंड बराबर हैं। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में यानी किसी ए फंड में जिसमें 18% का है उसमें अधिक रिस्क हो और बी फंड है उसका भी 8 वर्षों का CAGR 18% नहीं तो हो सकता है इसमें कम रिस्क हो। सो केवल आप CAGR या XIR देख के ये नहीं कर सकते ये फंड अच्छा है या ये फंड अच्छा नहीं है। उदाहरण के तौर पे कोई मिड कैप फंड है, उसका CAGR 10 वर्षों का 15%, ए और बी दो फंड हैं, दोनों का CAGR जो है 15% है लास्ट 10 ईयर्स का। हो सकता है कि फंड ए में जब बुल रन हो निफ्टी 150 TRI और निफ्टी मिड कैप 150 TRI यदि 1% बढ़ता हो तो ये पार्टिकुलर फंड 1.5% के आसपास बढ़ता हो यानी 150% का इंक्रीज होगा इन कंपैरिजन टू देयर बेंचमार्क। और ये भी हो सकता है कि जब मार्केट बियरिश फेज में हो यानी डाउनवर्ड मूवमेंट में हो तो बेंचमार्क यदि 1% डाउन होता है तो ये 2% डाउन होता हो। बुलिश रन में कितना अधिक और बियरिश फेज में कितना अधिक अप या डाउन होता है ये पता चलता है हमें शार्पी रेशियो। एंड डिस्पाइट दिस फैक्ट दोनों ही फंड का CAGR 15% हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि फंड में जब जो सिंगल रिटर्न देखते हैं उसमें ये देखें उनका शार्पी रेशियो या डिफरेंट रिस्क रेशियो अल्फा या शार्पी रेशियो या शॉर्टिंग रेशियो या PTO जो भी है इस सारे रिस्क पैरामीटर को देखें उसके बाद ये डिसाइड करें कौन सा फंड बेहतर है। देखें कि दो फंड का रिटर्न बराबर है लेकिन आपने जो फंड होल्ड किया हुआ है उसमें शार्पी रेशियो कम है तो निश्चित रूप से ये समय है आपके लिए कि या तो इसको रिव्यू करें, कहीं स्विच करें या एग्जिट करें परिस्थितियों के हिसाब से। फ्रेंड्स ये मैंने 5 डेंजर सिग्नल्स बताए, हालांकि केवल डेंजर सिग्नल्स यही 5 ही नहीं हैं और भी हो सकते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट 5 डेंजर सिग्नल्स हैं और जब भी इनमें से कोई एक सिग्नल आपको लगे किसी पर्टिकुलर फंड के लिए तो निश्चित रूप से आपको उसको रिव्यू करने की जरूरत। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूँ, नहीं मेरे पास कोई MFI के रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं मैंने सेबी के कोई एग्जाम पास की है, नहीं मैं म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं जिससे मैं अगले वीडियो में इसको इनकॉर्पोरेट करके वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।